हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है सच्चिदानंद और हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में हम तुगलक वंश से शुरू कर दिए। तुगलक वंश का पहला पार्ट गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्य, उपलब्धियाँ और इनकी असफल योजनाएँ पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे आज मोहम्मद बिन तुगलक को। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये मध्यकालीन इतिहास का 12वां लेक्चर है, तुगलक वंश का दूसरा पार्ट। अगर मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो ये गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। गयासुद्दीन तुगलक के दो बेटे थे। पहला एक बेटा था जो वो इस गयासुद्दीन तुगलक के साथ ही वो मर गया था। तो इसका जो मोहम्मद बिन तुगलक बेटा था वो गद्दी पे बैठा। इसका जो शासन टाइम रहता है वो 1325 से 1351 तक रहता है। 1325 से 1351 अर्थात इसने 26 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इसका जो मूल नाम था वो जौना खा था। जौना खा था, थोड़ा सा का को सही कर लीजिए, यहाँ पे जौना खा होगा। इसका जो मूल नाम था जौना खा। अपने पिता की मृत्यु का शोक 40 दिन तक तुगलकाबाद में रहकर मनाया। अर्थात ऐसा दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने दिल्ली से बाहर रहकर अपने पिता का शोक मनाया। तो इस अपने पिता की मृत्यु का शोक 40 दिन तक तुगलकाबाद में रहकर मनाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक पढ़ा लिखा यह शासक था। अर्थात ये दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक पढ़ा लिखा था। इसका एक बचपन का मित्र था, क़यामुद्दीन था जो कि बहुत ही पढ़ा लिखा था और यह वही इसका शिक्षक भी था। जलालुद्दीन के कहने पर क़यामुद्दीन ने इसे काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया लिखा है, तो इसलिए दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक था। इसकी जो उपाधि थी वो उलूग खा थी। इसको जो उपाधि मिली वो उलूग खा थी। वारंगल विजय के बाद इसके पिता गयासुद्दीन द्वारा इसको उपाधि मिली उलूग खा की। उलेमा वर्ग, अमीर वर्ग, मुस्लिम धार्मिक। उलेमा वर्ग के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कि बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की थी इस वर्ग को समाप्त करने के लिए। तो उलेमा वर्ग, अमीर वर्ग, मुस्लिम धार्मिक का वर्चस्व समाप्त कर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने वाला प्रथम सुल्तान माना जाता है। चलिए जान लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की 5 असफल योजनाएं। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही पढ़ा लिखा था और काफ़ी मतलब न्यायप्रिय भी हो सकता था, पर इसका जो है, जो भी इसने योजनाएं स्टार्ट किया, जो भी इसने कार्य प्रारंभ की, एक भी इसका सक्सेस नहीं रहा। तो चलिए इसके देख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की 5 असफल योजनाएं। दोआब में कर वृद्धि 1325 में इसने अपने राज्य कोष को बढ़ाने के लिए दोआब जो होता है वो गंगा यमुना का मैदानी उपजाऊ या मैदानी भाग कह सकते हैं। तो दोआब में इसने कर वृद्धि की 1325 में। पर क्या हुआ, दोआब में अकाल पड़ गया तथा इसी वर्ष यहाँ पर फ्लैग नामक महामारी फैल गई। फ्लैग जो होती है वो चूहे से होती है। चूहे के मरने से, काफ़ी ज़्यादा चूहे की संख्या में मरने से होती है, उसके टीसू से प्रॉब्लम होती है, फ्लैग नामक बीमारी होती है। महामारी फैल गई तो दोआब में कर वृद्धि पर वो सक्सेसफुल ना रहा। राजधानी परिवर्तन किया इसने 1327 में। 1327 में दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किया। दिल्ली से जो देवगिरी का डिस्टेंस था वो लगभग 500 से 600 किलोमीटर है और इसने 1327 में दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद राजधानी परिवर्तन की। पर वहाँ उचित व्यवस्था न होने के कारण इसकी ये योजना भी कंप्लीट नहीं हुई और 1325 में दिल्ली को पुनः राजधानी बना दिया। राजधानी परिवर्तन को लेकर बर्नी, जो लेखक हैं, बर्नी का मत है देवगिरी को भौगोलिक महत्व के कारण, इसका जो देवगिरी बनाने का प्रमुख उद्देश्य था, क्योंकि देवगिरी जो था मध्य भारत में था और वहाँ से इसको शासन करने में पूरे देश पर शासन कर सकता था। और जो दिल्ली है, दिल्ली पंजाब के पास है। पंजाब से जो खैबर दर्रा होने के पास होने के कारण मंगोलों का आक्रमण बहुत ज़्यादा दिल्ली पर था। तो इसने इसी के कारण देवगिरी को ही राजधानी बनवाया, पर ये सक्सेस ना रहा। देवगिरी को भौगोलिक महत्व कर राजधानी चुना गया। इब्न बतूता लिखता है कि दिल्ली निवासियों ने सुल्तान को निंदनीय पत्र लिखे। इब्न बतूता जो इसका राजदरबार रहता है, मतलब इसके दरबार में रहता है, वो लिखता है कि दिल्ली निवासियों ने सुल्तान को निंदनीय पत्र लिखे, इसलिए सज़ा के तौर पर राजधानी परिवर्तन हुआ। गार्डनर ब्राउन जो लिखते हैं, मंगोल आक्रमण के भय के कारण राजधानी परिवर्तन हुआ। अगर निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष रूप में राजधानी परिवर्तन दक्षिण भारत में इस्लामिक संस्कृति के प्रसार एवं मध्य भाग से शासन के लिए हुआ था। मैंने बताया अभी, निष्कर्ष रूप से राजधानी परिवर्तन दक्षिण में इस्लामिक संस्कृति के प्रसार एवं मध्य भाग से शासन के लिए हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने चिश्ती संत बुरहानुद्दीन गरीब को जबरदस्ती दक्षिण भारत भेजा प्रचार प्रसार के लिए। अब इसका एक जो और असफल योजना रहती, सांकेतिक मुद्दा का प्रचलन।
सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, चांदी के सिक्कों के स्थान पर इसने अदली नामक एक सिक्का चलाया। अदली नामक एक तांबे तथा कांस्य का सांकेतिक सिक्का जारी किया चांदी के सिक्कों के स्थान पर। क्योंकि चांदी बहुमूल्य वस्तुएं थी, तो उसने सोचा कि चांदी और सोने जैसे प्रमुख जेवरात को हम क्यों इधर उधर फैलाएं, तो इसको हम संग्रहित करें। और इसके यहाँ पर इसने सांकेतिक सिक्का जारी कराया। काफ़ी पढ़ा लिखा था, पर इसकी हम बात करें, इसकी जो भी कार्य योजनाएँ थी काफ़ी अच्छी थी, पर ये सक्सेस ना हुआ। तो चांदियों के सिक्कों के स्थान पर अदली नमक और तांबे के सांकेतिक मुद्रा कर, पर लोगों ने इसका अनुपयोग किया और उन्होंने बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैलाई, तो ये भी इसका योजना सक्सेस ना रही। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन अगर माने कहें तो सर्वप्रथम चीन में 1260 ईस्वी में कुबलाई खां ने किया था, जिसका नाम चांद चौ कागज़ की मुद्रा थी। एडवर्ड थॉमस ने इसे धनवानों का राजकुमार कहा है। एडवर्ड थॉमस ने इसे धनवानों का राजकुमार कहा है। राजमुंदरी अभिलेख जो राजमुंदरी अभिलेख जो आंध्र प्रदेश से मिला है, में इसे दुनिया का खान कहा गया है। खुरासान अभियान, खुरासान अभियान भी इसके प्रमुख असफल अभियानों में से एक था। यह अभियान तरमासरीन व मिस्र के सुल्तान के साथ मैत्री का परिणाम था। मोहम्मद बिन तुगलक का तरमासरीन के सुल्तान व मिस्र के सुल्तान से गहरी दोस्ती थी। खुरासान के सुल्तान, जो खुरासान अभियान के होने वाला था, वहाँ के सुल्तान अबू सैयद के विरुद्ध, खुरासान मध्य एशिया में पड़ता है, खुरासान जो है मध्य एशिया में पड़ता है, यहाँ के जो शासक थे अबू सैयद थे। पर हुआ क्या कि खुरासान अभियान हो ना सका, जो कि यहाँ का जो सुल्तान था अबू सैयद ने मिस्र के सुल्तान से एक मैत्री मतलब एक समझौता कर दिया, जिससे ये अभियान हो ना सका। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने लगभग 3,70,000 की सेना इकट्ठी की, 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दिया, खड़ा किया, परंतु खुरासान अभियान हो न सका, जिससे इसको बहुत ज़्यादा कोष का घाटा हुआ। एल्फिंस्टन लिखता है, सुल्तान ने 3,70,000 की सेना 1 वर्ष के अग्रिम वेतन पर खड़ी की, परंतु खुरासान अभियान शुरू ना हो सका। तो ये भी इसका एक असफल अभियान में से एक था। कराचील अभियान, अगर कराचील की बात करें तो चीनी साम्राज्य से लगता हुआ कुमाऊं पहाड़ियों का क्षेत्र था। अत्यधिक ठंड के कारण अभियान सफल न हुआ। एक कराचील अभियान करता है जो चीनी साम्राज्य से लगता हुआ कुमाऊं पहाड़ियों का क्षेत्र था। ये काफ़ी ठंडा प्रदेश है, तो अत्यधिक ठंड के कारण अभियान सफल न हुआ। आरंभिक विजय के बाद शुरू में तो विजय हुई, पर ठंड जैसे जैसे बढ़ता गया सैनिकों की काफ़ी क्षति हुई। यहाँ तक बर्नी और इब्न बतूता लिखता है, बर्नी लिखता है कि इस अभियान में केवल 10 सैनिक बचे, जबकि बतूता लिखता है कि इस अभियान से केवल 3 सैनिक बचे। इन सभी असफल अभियानों पर बर्नी लिखता है वह देश प्राप्त न कर सके, अर्थात जिस देश को प्राप्त करने की इच्छा थी इसकी, मतलब प्राप्त करनी, वह देश न प्राप्त किए जा सके, जिनका मोह सुल्तान को था, और उसका कोष जो राजनीतिक शक्ति का सच्चा स्रोत माना जाता है, व्यय कर दिया गया। अब देख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के अन्य प्रमुख कार्य। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो प्रमुख उपलब्धियां थी वो इस प्रकार है। दीवाने कोही, इसने एक दीवाने कोही नामक विभाग का निर्माण किया। दीवाने कोही एक कृषि विभाग था जो किसानों को कुआं खोदने एवं हल बीज खरीदने हेतु ऋण देता था। दीवाने कोही का स्थापना किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। जो इसकी प्रमुख उपलब्धियाँ थी, यह एक कृषि विभाग था जो किसानों को कुआं खोदने एवं हल बीज खरीदते हेतु ऋण देता था। इस टाइम में मुख्य कृषि ऋण होती थी वो तकावी व सोनघर होता था। इब्न बतूता, इसके दरबार में था इब्न बतूता, जो कि निवासी था टेंजियर, मोरक्को, जो कि मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है। ये जो भारत में आगमन किया 1331 में किया। दिल्ली का इसे काजी नियुक्त किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसकी पुस्तक मिलती है किताब उल रहला। इसकी प्रमुख किताब है किताब उल रहला, जिसको सफ़रनामा भी कहते हैं। काफ़ी बार एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लाइन है उसकी पुस्तक की, किताब उल रहला, जो कि सफ़रनामा नाम से भी जानता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसने भारत में सती प्रथा का विस्तार वर्णन किया है। सती प्रथा में अगर कहें तो एक महिला को जलती हुई चिता पर लिटा दिया जाता था और ढोल नगाड़ों तथा हाथी के चिंगाड़ों से उसकी आवाज़ दबा दी जाती थी। ऐसा विस्तार वर्णन किया है कि इब्न बतूता ने, जो कि उस टाइम के लिए बहुत ही निंदनीय थी। सती प्रथा का विस्तार वर्णन किया। 1342 में से चीन का राजदूत बनाकर यह भेजता है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदू त्यौहार होली मनाने शुरू की। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये एग्जाम की ओरिएंटेड दृष्टि से। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने हिंदू त्यौहार होली मनाने शुरू किए। यह खुद ज़्यादा था हिंदू त्यौहारों में और वो त्यौहार मनाता था। इसके दरबार में जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी और राजशेखर निवास करते थे। इसी के समय संपूर्ण दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया। विजयनगर, हरिहर और बुक्का ने व बहमनी साम्राज्य अलाउद्दीन बहमन शाह ने
स्थापना की, उदय हुआ। आगे हम विजय समाज और बहमनी समाज को अलग से पढ़ लेंगे, और भी जो इसके रहते हैं प्रमुख। यह प्रथम सुल्तान था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई। आगे भी और लोग कोशिश करेंगे, पर यह प्रथम सुल्तान था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई। इसके समय सर्वाधिक विद्रोह दक्षिण भारत में, इसी के समय सर्वाधिक विद्रोह हुए दक्षिण भारत में। और यहाँ तक कहें कि 22 बार हुए इसके यहाँ सर्वाधिक दक्षिण विद्रोह हुए। इसको जो मृत्यु होती है 22 मार्च 1351 में होती। थट्टा सिंध एक विद्रोह को दबाने के लिए जाता है। जाते समय रास्ते में बीमार पड़ने इसकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं इसके साथ इसका जो चचेरा भाई रहता है फिरोज शाह तुगलक, वो भी इसके साथ रहता है। वहीं पर इसको ये उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, और आगे चलकर वही दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनेगा, अर्थात इससे तुगलक वंश का शासक बनेगा। बनायनू लिखता है जो ये अकबर के टाइम में रहेगा, पर इसने विवेचना की तो ये लिखता है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। कुछ विद्वानों ने मोहम्मद बिन तुगलक को भाग्यहीन, क्योंकि इसकी जो योजनाएं थी बहुत ही अच्छी थी पर वो सफल न हो सका, आदर्शवादी तथा बुद्धिमान मूर्ख कहा है। एल्फिस्टन लेखक लिखता है, सुल्तान में पागलपन के अंश विद्यमान थे। तो ये रहा हमारा आज का तुगलक वंश का दूसरा पार्ट। अगर आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हमारा मोहम्मद बिन तुगलक हम पढ़ कंप्लीट कर लिए हैं MBT को। कल हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक को, तो इसके बाद हमारा तुगलक वंश कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक नए वंश को पढ़ेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम स्ट्रिप कंप्लीट करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग नंद क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ सब्सक्राइब नंद क्लासेस चैनल। जय हिंद, जय भारत।